क्या हो अगर ये पता चले कि 100 साल तक एकदम स्वस्थ जीने और बेहतरीन फिटनेस पाने का जिम जाने से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब खुद को बहुत ज्यादा थकाना और रातों रात अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करना ही शायद हमारे फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। हम अक्सर मानते हैं कि बदलाव के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। और ये आज के दौर की सबसे बड़ी गलतफहमी है। समाज ने ये विचार हमारे दिमाग में बैठा दिया है कि अगर किसी काम में पसीना और दर्द शामिल नहीं है तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, वो नो पेन नो गेन वाली जो सोच होती है। सही कहा। लेकिन जब हम इंसानी शरीर और मनोविज्ञान की गहराई में जाते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। असल में जब हम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही बगावत कर देते हैं। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। आज हम जापान के इतिहास और उनकी संस्कृति में गहराई तक रची बसी उन 10 आदतों को डिकोड करने वाले हैं जो फिटनेस, मानसिक शांति और काम करने की क्षमता को बिना किसी भारी दबाव के पूरी तरह बदल सकती हैं। बिल्कुल। और हम ये समझेंगे कि क्यों कुछ लोग बिना किसी जिम मेंबरशिप या कड़े रूटीन के भी उम्र भर स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। इसका असर सीधे तौर पर इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य और खुशी पर पड़ता है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बदलाव की इस प्रक्रिया की शुरुआत काम करने के तरीके से करते हैं। सबसे पहले उत्पादकता और आलस को हराने की तकनीक पर बात करते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा शुरुआती बिंदु है। तो जापानी शब्द काइजन का बहुत जिक्र होता है, जिसका मतलब है छोटी छोटी आदतों से बड़ी कामयाबी पाना। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी शंका होती है। अच्छा, कैसी शंका? क्या काइजन सिर्फ अपने आलस को सही ठहराने का एक बहाना नहीं है? मतलब कोई ये कह सकता है कि मैं आज सिर्फ 1 मिनट काम करूंगा क्योंकि मैं काइजन फॉलो कर रहा हूँ। क्या ये हमें टालम टोल करने वाला नहीं बना देगा? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। लेकिन काइजन टालम टोल नहीं है। ये असल में इंसानी दिमाग को हैक करने का एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक तरीका है। हैक करने का तरीका, वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें दिमाग के उस हिस्से को देखना होगा जिसे एमिगडाला कहते हैं। यह हमारे दिमाग का एक तरह का अलार्म सिस्टम है। जब इंसान अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करता है ना, जैसे कोई अचानक तय कर ले कि कल से रोज 10 किलोमीटर दौड़ना है। बिल्कुल वही। तो जो इंसान कभी नहीं दौड़ता, उसका एमिगडाला इसे एक खतरे के रूप में देखता है। ये अलार्म बजा देता है और शरीर में डर या प्रतिरोध पैदा करता है। और इसी प्रतिरोध को हम आम भाषा में आलस कह देते हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि आलस कोई चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग बस हमें किसी अचानक होने वाले बदलाव या खतरे से बचा रहा है। बिल्कुल सटीक रूप से। और यहीं पर काइजन काम आता है। जब कोई व्यक्ति तय करता है कि वो आज सिर्फ 1 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करेगा, तो एमिगडाला का अलार्म नहीं बजता। क्योंकि दिमाग को लगता है कि 1 मिनट में क्या ही खतरा होगा। हाँ, इस तरह काइजन हमारे दिमाग के उस सर्वाइवल मैकेनिज्म को चकमा दे देता है। और एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो उसे जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। ये तो इंसान के व्यवहार के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। मतलब अगर कोई हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार करे तो पहले हफ्ते में शायद कोई फर्क नजर ना आए। बिल्कुल, शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखता। लेकिन गणित के हिसाब से साल के अंत तक वो व्यक्ति अपने पुराने स्वरूप से 37 गुना बेहतर हो चुका होगा। ये रातों रात पहाड़ तोड़ने की कोशिश करने के बजाय रोज बस एक पत्थर हटाने जैसा। और मजे की बात यह है कि जब लोग इस तरह के छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें काम एक बोझ नहीं लगता। अनुशासन उन पर थोपा हुआ महसूस नहीं होता, बल्कि वो दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। समझ रही हूँ। लेकिन ये उत्पादकता तभी काम करती है जब मानसिक स्तर पर एक ठहराव हो। कोई भी इंसान तब तक स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकता जब तक उसका दिमाग फालतू की सूचनाओं से ओवरलोड हो। जो हमें जापानी मिनिमलिज्म और मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। अक्सर मिनिमलिज्म को लेकर ये सोचा जाता है कि घर में बस एक कुर्सी और एक मेज रख लो और सब कुछ खाली कर दो। हाँ, ये एक बहुत ही सतही समझ है मिनिमलिज्म की। बिल्कुल। लेकिन अगर जापानी नजरिए से देखें तो ये सिर्फ भौतिक वस्तुओं को कम करने के बारे में नहीं है। ये असल में दिमाग को प्रशिक्षित करने और जीवन को सिंप्लीफाई करने के बारे में है। एकदम सही। मिनिमलिज्म एक फिल्टर की तरह काम करता है। आज के समय में हर इंसान रोजाना हजारों विज्ञापनों, सोशल मीडिया पोस्ट्स और सूचनाओं का सामना करता है। जापानी मिनिमलिस्ट फिलॉसफी ये सिखाती है कि केवल उसी चीज को अपनी जिंदगी में जगा दें जिसका कोई गहरा महत्व हो।
ताकि शोर कम हो सके। हाँ, जब आसपास का शोर कम होता है तो माइंडफुलनेस या खुद के लिए मी टाइम निकालने के लिए अपने आप जगह बन जाती है। पर यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ हम मिनिमलिज्म की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जापान में एक कॉन्सेप्ट है सुंदोको। सुंदोको। हाँ, इसका मतलब है किताबें खरीदना लेकिन उन्हें पढ़े बिना ढेर लगाते जाना। अगर मिनिमलिज्म कम चीजें रखने के बारे में है तो बिना पढ़ी हुई किताबों का पहाड़ लगाना तो इसके एकदम उलट हो गया ना? क्या ये जमाखोरी या होर्डिंग नहीं है? सतही तौर पर देखने में ये जमाखोरी लग सकता है, लेकिन सुंदोको के पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। ये कोई अहंकार या दिखावा नहीं है। तो फिर इसका असल मकसद क्या है? एक ऐसा कमरा जो उन किताबों से भरा हो जिन्हें अभी पढ़ना बाकी है। वो इंसान को हमेशा ये याद दिलाता है कि दुनिया में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता का प्रतीक है। अच्छा, मतलब ये व्यक्ति के ज्ञान की सीमाओं को दर्शाता है। ये उस ज्ञान के प्रति सम्मान है जो अभी हासिल करना बाकी है। बिल्कुल। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिमाग को सिंप्लीफाई करना या खुद के लिए समय निकालना केवल एक लग्जरी रह गया है? हाँ, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि ये सब केवल अमीरों या बहुत ज्यादा खाली समय वाले लोगों के चोंचले हैं। ये धारणा बहुत आम है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। मानसिक शांति कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जापानी आदत शिनरिन योकू, जिसे फॉरेस्ट बाथिंग या प्रकृति के बीच समय बिताना कहते हैं। ये कोई कविता या फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। विज्ञान? वो कैसे काम करता है? जब इंसान पेड़ों के बीच जाता है तो पेड़ हवा में फाइटोनसाइड्स नामक रसायन छोड़ते हैं। ये रसायन असल में पेड़ों का अपना रक्षा तंत्र होते हैं। और जब इंसान इन रसायनों के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो इंसान के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उसका स्तर तेजी से नीचे गिरने लगता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अरे वाह! तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसलिए शिनरिन योकू केवल एक सैर नहीं है, ये शरीर के नर्वस सिस्टम को शांत करने और दिमाग का रीसेट बटन दबाने का एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीका है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने मानसिक शांति के बायोलॉजिकल असर की बात की है। अक्सर ये माना जाता है कि खुद को फिट रखने के लिए भारी जिम वर्कआउट करना, पसीना बहाना और शरीर को किसी मशीन की तरह इस्तेमाल करना जरूरी है। हाँ, वेस्टर्न दुनिया में फिटनेस का यही मतलब बन गया है। लेकिन शिनरिन योकू जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि जापानी लोग फिटनेस को लेकर बिल्कुल अलग नजरिया रखते हैं। वे जिम जाए बिना ही स्लिम और स्वस्थ रहते हैं। ओह, जिम और वर्कआउट का जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है, वो असल में इस बात का सबूत है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी गतिहीन हो गई है। मतलब हम हिलते डुलते ही नहीं हैं। हाँ, हम दिन भर कुर्सियों पर बैठते हैं और फिर उस नुकसान की भरपाई के लिए 1 घंटे जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। लेकिन जापानी ग्रामीण जीवन में स्वास्थ्य कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जिसके लिए अलग से समय निकालना पड़े। वो उनकी दिनचर्या का ही हिस्सा है। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाली 93 वर्षीय दादी किनोए का उदाहरण। उनका जीवन बहुत कुछ स्पष्ट करता है। बिल्कुल। वे 93 साल की उम्र में भी बहुत सक्रिय है। वे कोई भारी वजन नहीं उठाती, लेकिन वे अपने बगीचे में काम करती हैं, घर के काम करती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जमीन पर बैठती और उठती हैं। और इस जमीन पर बैठने और उठने की ये साधारण सी आदत असल में एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम है। विज्ञान की भाषा में इसे नीट यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो अनजाने में ही व्यायाम हो रहा है। बिल्कुल। जब इंसान दिन में 20 बार जमीन से उठता और बैठता है तो ये अनजाने में ही कई सारे बॉडी वेट स्क्वाट्स करने जैसा हो जाता है। अच्छा। इससे कूलों की मोबिलिटी यानी लचीलापन बना रहता है, कोर मसल्स मजबूत होते हैं और बुढ़ापे में संतुलन बिगड़ने से होने वाली चोटों का खतरा बहुत कम हो जाता है। यानी उनका पूरा जीवन ही एक तरह का लो इम्पैक्ट वर्कआउट है। इसके अलावा खान पान की आदतें भी उनके स्वास्थ्य में बड़ा रोल निभाती हैं। ओचाजुके और इतादाकिमासु 2 बहुत ही अनोखी प्रथाएं हैं जापान में। हाँ, ये दोनों बहुत खास हैं। ओचाजुके में पके हुए चावलों के ऊपर ग्रीन टी या शोरबा डालकर खाया जाता है, जो सादगी और आसानी से पचने का प्रतीक है। लेकिन सिर्फ क्या खा रहे हैं, इससे ज्यादा अहम ये है कि वे कैसे खा रहे हैं। और यहीं इतादाकिमासु का कॉन्सेप्ट आता है। ये खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला एक शब्द है जिसका अर्थ है मैं विनम्रतापूर्वक इसे ग्रहण करता हूँ।
ये केवल एक रस्म नहीं है। जब कोई व्यक्ति खाना खाने से पहले रुकता है, भोजन के लिए आभार व्यक्त करता है, किसानों और प्रकृति के प्रति सम्मान महसूस करता है, तो उसका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर निकलकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाता है। क्या सच में केवल आराम से और सम्मान से खाने से इतना बड़ा शारीरिक बदलाव हो सकता है कि इंसान का वजन भी नियंत्रित रहे? बायोलॉजिकली हाँ। जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो पाचन तंत्र सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। आभार व्यक्त करने की वजह से खाने की गति भी धीमी हो जाती है। और धीमे खाने से दिमाग को सिग्नल मिल जाता है। ये एकदम सही। जब लोग धीमे खाते हैं तो दिमाग को ये समझने का पूरा समय मिल जाता है कि पेट भर चुका है, जिससे ओवर ईटिंग या जरूरत से ज्यादा खाने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। यही कारण है कि बिना किसी सख्त डाइट चार्ट या जिम के भी उनका वजन नियंत्रित रहता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है कि कैसे एक शांत दिमाग सीधा शरीर को पोषण देता है। लेकिन एक व्यक्ति केवल अपने तक सीमित रहकर पूरी तरह खुश नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, तो जब व्यक्तिगत स्तर पर फिटनेस और मानसिक स्पष्टता आ जाती है तो वो समाज के साथ कैसे जुड़ता है? क्योंकि जापान अपने सामाजिक अनुशासन और समरसता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत विकास तब तक अधूरा है जब तक उसका फायदा पूरे समाज को ना मिले। जापानी संस्कृति में ऐसी कई गहरी आदतें हैं जो व्यक्तियों को एक मजबूत समाज के रूप में एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं। इनमें से एक शब्द है मुत्ताएनाई। जहां तक मैं समझती हूँ यह बर्बादी से बचने और चीजों को न फेंकने के बारे में है। लेकिन मैं फिर से वही सवाल करूंगी, क्या चीजों को बर्बाद न करने की ये भावना इंसान को एक होर्डर नहीं बना देगी जो फालतू का कबाड़ घर में जमा करता रहे? ये एक बहुत ही बारीक लाइन है। होर्डिंग डर पर आधारित होती है कि शायद मुझे भविष्य में इसकी जरूरत पड़ जाए। हाँ, एक असुरक्षा की भावना होती है। लेकिन मुत्तानाई गहरे सम्मान पर आधारित है। ये इस बात का एहसास है कि एक छोटी सी चीज जैसे एक दर्जी की सुई या कागज का एक टुकड़ा को बनाने में प्रकृति के संसाधनों और किसी इंसान की मेहनत का इस्तेमाल हुआ है। ओहो, मतलब ये चीजों की कदर करना है। बिल्कुल। ये चीजों से चिपकने के बारे में नहीं है, बल्कि जब तक संभव हो उनके उपयोग को अधिकतम करने के बारे में है। ये आपको कंजूस नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाता है। ये बहुत ही स्पष्ट अंतर है। इसके साथ ही एक और शब्द आता है, गामन। इसका अर्थ कठिन समय में धैर्य और गरिमा बनाए रखना बताया जाता है। लेकिन क्या अपनी भावनाओं और दर्द को इस तरह से दबा लेना इंसान के लिए मानसिक रूप से नुकसानदायक नहीं है? मुझे पता था आप ये पूछेंगी। मतलब क्या ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा नहीं है जहां इंसान दर्द में भी मुस्कुराने का नाटक करता है? गामन भावनाओं को दबाना या झूठी खुशी दिखाना बिल्कुल नहीं है। ये असल में वास्तविकता को स्वीकार करना है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो गामन ये सिखाता है कि स्थिति बहुत खराब है, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन अभी आपा खोने या दूसरों पर गुस्सा निकालने से कुछ ठीक नहीं होगा। तो ये पैनिक न करने के बारे में है। हाँ, ये समाज में एक सामूहिक सहन शक्ति पैदा करता है। यही वजह है कि जब जापान में भूकंप या सुनामी आती है तो लोग लाइन में लगकर राशन लेते हैं। कोई लूटपाट नहीं होती, वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं क्योंकि हर कोई गामन का अभ्यास कर रहा होता है। ओह, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे एक विचार पूरे समाज को टूटने से बचा लेता है। और शायद ओमोयारी भी ऐसा ही एक विचार है, जिसका मतलब है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। ये सिर्फ दूसरे के दर्द को समझना नहीं है, बल्कि उसके बिना कहे उसकी जरूरतों का अंदाजा लगा लेना है। एकदम सही। ओमोयारी समाज का गोंद है। जब हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसके कामों का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, तो समाज से बहुत सारा तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे ट्रेन में जोर से बात ना करना। हाँ, या बीमार होने पर मास्क पहनना ताकि दूसरों को संक्रमण ना हो। ये प्रोएक्टिव एम्पैथी है। और यही जुड़ाव ओसेइबो और ओचुगेन जैसी परंपराओं में भी देखने को मिलता है। साल में 2 बार लोग उन लोगों को उपहार देते हैं जिनके वे आभारी होते हैं, जैसे शिक्षक, सहकर्मी या रिश्तेदार। ये महज लेन देन नहीं है, ये एक सोशल सेफ्टी नेट बनाने का तरीका है जहां लोग एक दूसरे से कटे हुए महसूस नहीं करते। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि एक बेहतरीन जीवन के लिए किसी भारी भरकम बदलाव या अत्यधिक दबाव की आवश्यकता नहीं है। एकदम सही बात है। काइज़ेन की छोटी शुरुआत से एमिगडाला को शांत रखना,
शिनिरिन योकू से दिमाग के तनाव को प्राकृतिक रूप से कम करना, इतादाकी मासू से नर्वस सिस्टम को दुरुस्त कर फिटनेस पाना और ओमोयारी के जरिए समाज के साथ एक गहरा संबंध बनाना, ये सब कुछ बहुत ही आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, ये एक संपूर्ण इकोसिस्टम है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान को मशीन की तरफ व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। जब जीवन शैली स्वाभाविक और प्रकृति के अनुरूप होती है तो स्वास्थ्य और खुशी बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप मिल जाते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि हम अक्सर बदलाव के लिए उस एक्सरे मशीन जैसी स्पष्टता खोजते हैं जहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन असल जिंदगी बहुत ग्रे एरिया है जहां चीजें उलझी हुई होती हैं। इन जापानी आदतों ने हमें ये सिखाया है कि हमें उस पूरे ग्रे एरिया को एक ही दिन में साफ करने की जरूरत नहीं है। और यही बात मैं अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल के रूप में छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर हमारी सबसे छोटी आदतें हमारे दिमाग के सर्किट से लेकर हमारे पाचन तंत्र और समाज को आकार दे सकती हैं, तो क्या सफलता हमेशा बाहर कुछ नया खोजने या खुद में कुछ और जोड़ने में है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर क्या आज हम अपनी जिंदगी से एक ऐसी अनावश्यक चीज हटा सकते हैं, चाहे वो कोई मानसिक शोर हो या कोई पुरानी फालतू आदत, ताकि हमारा वर्तमान जीवन थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो सके? सुनने वालों को इस पर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि शायद सच्ची स्पष्टता कुछ नया जोड़ने में नहीं बल्कि अनावश्यक को हटाने में छिपी है।